ओके, देखिए, CRCL रिकॉग्नाइज्ड एज द रीजनल कस्टम लैबोरेटरी ऑफ WCO। ये WCO क्या है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो एशिया पैसिफिक रीजन है ना, उस एशिया पैसिफिक रीजन का सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लैबोरेटरी को रिकॉग्नाइज किया गया एज द रीजनल कस्टम लैबोरेटरी। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सॉरी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस न्यूज को जरूर कवर करिए, बहुत बड़ा न्यूज है ये कि एशिया पैसिफिक रीजन के लिए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लैबोरेटरी को रिकॉग्नाइज किया है एज द रीजनल कस्टम लैबोरेटरी। यहाँ का जो एशिया पैसिफिक रीजन का जो लैबोरेटरी होगा फॉर कस्टम, वो कौन सा होगा? सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लैबोरेटरी। और ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। CRCL recognized as a regional custom laboratory of WCO, Central Revenue Control Laboratory, New Delhi, under the Central Board of Indirect Tax and Custom, has been recognized as a regional custom laboratory of the World Custom Organization for Asia Pacific region। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज है। ये CRCL कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1939 में स्टैब्लिश हुआ था, और CRCL इज द हेडक्वार्टर ऑफ 14 रेवेन्यू लैबोरेटरी। ये न्यूज आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। The Union Cabinet has recently approved the Memorandum of Understanding between India and French Republic in the field of renewable energy cooperation। रिन्यूएबल एनर्जी कॉपरेशन के फील्ड में इंडिया और फ्रेंच के बीच में एक MOU साइन हुआ है। अब इस MOU का एम क्या है? टू एस्टैब्लिश द बेसिस फॉर प्रमोशन ऑफ बायलैटरल कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी किस बेसिस पे? एक बायलैटरल कॉपरेशन स्टैब्लिश करना है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए एंड रेसिप्रोसिटी होना चाहिए। इट कवर्स टेक्नोलॉजीज रिलेटिंग टू सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बायोमास। देखिए यहाँ पे बार बार लास्ट क्लास में भी शायद हम लोगों ने ये न्यूज कवर किया होगा, जहाँ पे सोलर लालटेन के लिए ड्यूटी जो है वो इंक्रीज कर दिया गया था 5% से 15%, अगर आप लोगों को याद होगा तो। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि MOU साइन किया गया, लेकिन ऐसा हमारे बजट में क्यों किया गया? ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है बजट का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जस्ट ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स। Cabinet approves memorandum of understanding between India and Fiji for agriculture and allied sectors। आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया और किस कंट्री में अभी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से रिलेटेड एक MOU साइन हुआ है। जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन में इंडिया और किस कंट्री के साथ एक MOU साइन हुआ है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। Recently, the Union Education Minister Sri Ramesh Pokhriyal Nishank has inaugurated the New Delhi World Book Fair 2021 वर्चुअल एडिशन। तो इसका वर्चुअल एडिशन इनॉग्रेट किया गया था। इसका थीम क्या था? न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। ये काफी बड़ा फेयर लगता है, प्रगति मैदान में ये लगता है, बट ड्यू टू कोविड ये वर्चुअल एडिशन इसका पब्लिश किया गया था। और इसका थीम क्या था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। India has recently described which country as priority one partner in the defense sphere। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी इंडिया ने श्रीलंका को एज अ प्रायोरिटी वन पार्टनर रिकॉग्नाइज किया है डिफेंस स्फीयर में। द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन द 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ श्रीलंकन एयरफोर्स। अभी जैसे 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन श्रीलंकन एयरफोर्स का मनाया है, इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बांग्लादेश ने मनाया था, जिसमें कौन सा वो शिप अपना भेजा था टू इंडिया। ये सब चीज याद रखिए, मैं बस रिकॉल आप लोगों को इस तरीके से करा रहा हूँ। इज इंडिकेटिव ऑफ द ग्रोइंग कॉपरेशन, कैमरेडी एंड द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू मिलिट्रीज। तो बस आपको ये याद रखना है कि अभी इंडिया ने डिफेंस स्फीयर में किस कंट्री को एज अ प्रायोरिटी वन पार्टनर रिकॉग्नाइज किया है, तो दिस इज श्रीलंका। Recently, Lok Sabha and Rajya Sabha TV channel have been merged into one channel। अब राज्यसभा और लोकसभा आप देखते होंगे अगर न्यूज, तो कभी कभी लोकसभा टीवी आपको बोला जाता होगा देखने के लिए। इस पर काफी अच्छा न्यूज अगर आता है, न्यूज कवर किया जाता है, इस पे एनालिसिस भी आता है और इसका एनालिसिस काफी अच्छा होता है। लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया गया, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया? संसद टेलीविजन के नाम से। रवि कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द संसद टेलीविजन। ये सब न्यूज कभी कभी पूछा जाता है कि किसको CEO अपॉइंट किया गया संसद टेलीविजन का, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके क्या बनाया गया? संसद टेलीविजन। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है पार्लियामेंट्री टेलीविजन, संसद टेलीविजन, तो जस्ट रिमेंबर द नेम। स्पेस एक्स टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। अब ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, इसका नाम है स्टारलिंक। उसको स्पेस एक्स कहाँ लॉन्च करने जा रहा है? तो इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। अब इलॉन मस्क इसका फाउंडर है,
तो इलॉन मस्क लेड SpaceX इज गोइंग टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जिसका नाम है स्टारलिंक इन इंडिया इन 2022। स्टारलिंक क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंटरनेट सैटेलाइट्स that orbit close to the Earth surface at an altitude of 550 किलोमीटर। तो अब इस तरीके का न्यूज आप लोग याद रखिए कि आपसे सीधा पूछ लीजिएगा ना स्टारलिंक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इज 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको याद रखना है कि स्टारलिंक क्या है, ये तो एक फिश का नाम भी ऐसे लगता है, स्टारफिश टाइप। तो इस तरीके से ना कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंटरनेट सैटेलाइट that orbit close to the earth's surface at an altitude of 550 kilometer। कोडा फेस्टिवल सेलिब्रेशन हैज रिसेंटली कमेंस्ड। देखिए, कोडा फेस्टिवल बिगिंस एट मंडाइकर टेम्पल। अब ये मंडाइकर टेम्पल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मंडाइकर टेम्पल ये है कहाँ पे, ठीक है। तो कोडा फेस्टिवल सेलिब्रेशन हैज रिसेंटली कमेंस्ड एट द मंडाइकर भगवती टेम्पल सिचुएटेड ऑफ द सी कोस्ट नियर कोलाचेल ऑफ द अर्स्टवाइल ट्रेवनकोर, जो प्रिंसली स्टेट, ट्रेवनकोर प्रिंसली स्टेट आज के डेट में उसका क्या नाम है? तमिलनाडु नाम है, ठीक है। तो मंडाइकर फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट, कोडा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया? मंडाइकर टेम्पल में। अब तमिलनाडु से रिलेटेड हमने एक बजट में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कवर किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे ओशन में कुछ फार्मिंग से रिलेटेड था, कुछ सीवीड फार्मिंग। अगर आपको याद हो रहा होगा तो उस न्यूज को एक बार रिकॉल कर लीजिए कि तमिलनाडु से रिलेटेड ये सब काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था। कोडा फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? तो मंडाइकर टेम्पल में शुरू हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अभी इंडिया के पास प्रेजेंटली 42 साइट्स लिस्टेड है जो कि टेंटेटिव लिस्ट में है, जो इसने अपना जो प्री रिक्विजिट कंडीशंस होता है ना फॉर इंस्क्रिप्शन एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो पास कर चुका है, तो वो अभी लिस्टेड है। तो इंडिया इज प्रेजेंटली हैविंग 42 sites listed under the tentative list which is a prerequisite condition for inscription as world heritage site। धोलावीरा, धोलावीरा क्या है? एक हरप्पन सिटी है, हैज बीन सबमिटेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2019-2020। धोलावीरा कहाँ पे है? इसका लोकेशन आप लोग मुझे बताएंगे, बट अभी क्लास कर लीजिए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब मैत्री सेतु इंडिया और बांग्लादेश में अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था, म्यांमार कुछ से रिलेटेड था, रखीन स्टेट, आप लोग देखे थे ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को कनेक्ट किया जाता है। The 1.9 kilometer long bridge has been built over the Feni River, which flows between Indian boundary in Tripura and Bangladesh। तो अब आपसे कल को ये भी पूछा जा सकता है ना कि किस इंडियन बाउंड्री में किस स्टेट को वो टच कर रहा है? तो त्रिपुरा को टच कर रहा है, बांग्लादेश वहां से काफी कनेक्टेड है। और कौन सा रिवर पे बनाया गया है? तो फेनी रिवर पे बनाया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट ज्वाइंस सबरूम इन इंडिया विद रामगढ़ इन बांग्लादेश। प्लीज किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए, इको का साउंड क्रिएट हो रहा है। जाकर हुसैन आपका माइक ऑन है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द आजादी का अमृत महोत्सव कॉमेमोरेटिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या सेलिब्रेट किया है? आजादी का अमृत महोत्सव, जिसमें 75th ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस को कॉमेमोरेट किया गया है। ही ऑल्सो फ्लैग ऑफ द दांडी पद यात्रा, जिसका नाम है फ्रीडम मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद। तो अब दांडी पद यात्रा से भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। It marked the 91st anniversary of the Salt March led by Mahatma Gandhi from the Sabarmati Ashram on 12th March 1930 as part of India's freedom struggle। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इसका भी आंसर दीजिएगा कि जो दांडी, जो सॉल्ट सत्याग्रह में जब महात्मा गांधी ये दांडी मार्च जब किए थे तो कितने लोगों के साथ ये चले थे, कितने लोगों का ग्रुप था? अगर आपको पता होगा तो आंसर जरूर बताइएगा और सर्च करके बताइएगा, कहीं नोट डाउन करते रहिए, इस तरीके से आपका जीके बहुत स्ट्रांग होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किसी एग्जाम में, कितने का स्ट्रेंथ था? इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी सेटअप इन तेलंगाना। इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ सेटअप करना है? तेलंगाना में सेटअप करना है। तेलंगाना इज ऑल सेट टू होस्ट इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विथ अ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट। इट विल स्प्रेड ओवर 450 एकर्स, वंडरफुल 78 पीपल के साथ। It will spread over 450 acres and will be set up at the Ramgundam Thermal Power Plant Reservoir near Pedapalli district, Telangana। ये कहाँ पे होगा? इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे, किस स्टेट में होगा? तो तेलंगाना में होगा। और इसका कैपेसिटी क्या होगा? तो 100 मेगावाट का होगा। इंडिया और मालदीव्स टू कॉपरेट इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। तो टू कंट्रीज हैव साइन MOU फॉर कॉपरेशन इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। अब
यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स में इंडिया ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है? तो मालदीव्स के साथ साइन किया है। मालदीव्स का कैपिटल क्या है? तो मालदीव्स का कैपिटल माले है। और मालदीव्स का करेंसी क्या है? तो मालदीवियन रुफिया है, याद रखिएगा रुफिया है। कुरनूल एयरपोर्ट, अब ये एयरपोर्ट से रिलेटेड आता है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पाक्योंग एयरपोर्ट, अब ये कुरनूल एयरपोर्ट, पाक्योंग एयरपोर्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेट आपको ध्यान में आता है? याद कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। शायद वो 100th एयरपोर्ट था, ऐसा कुछ था क्या? एक बार सर्च कर लीजिएगा। कुरनूल एयरपोर्ट, कुरनूल एयरपोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश वाई एस जगन मोहन रेड्डी inaugurated the Kurnool airport at Oravakal in Andhra Pradesh. The airport would be named after a freedom fighter from the region, Yulawada Narasimha Reddy. एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे ओपन हुआ है? श्रीनगर में ओपन हुआ है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ओपन इन श्रीनगर। देखिए, आपने जब पढ़ा था वो आप बता रहे हो कि सर हमने एमपी पढ़ा था, ठीक है, इसने बताया फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि इंडिया का बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट वहां पे सेटअप होने जा रहा है तेलंगाना में। अभी सेटअप हुआ नहीं है। ये इस तरीके का, क्योंकि ये सब चीज चेंज होता रहेगा ना, कल को किसी और स्टेट में भी आप 100 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी का आप वहां पे स्टैब्लिश कर सकते हो। तो दीज कीप्स ऑन चेंजिंग। जो एमपी बोल रहे हो आप, बहुत लेकिन अच्छा जो है। ऑलरेडी था ना वो 600 मेगावाट का था सॉरी, एमपी में। तो जो ओमकेश्वर डैम पे था ना नर्मदा रिवर पे, हाँ, वो 600 एमपी का था, यस। यहाँ पे क्या जो है? जैन में हमने पढ़ा था। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये सोलर पावर प्लांट वहां पे 100 स्टैब्लिश एमपी किया जा रहा है। एमपी। हाँ, उस सोलर पावर प्लांट में यस सर। कुछ स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। वो सोलर पावर प्रोजेक्ट था वहां पे। अगर आप देखोगे इसी तरीके से यस वहां सर। पे यस सर। सोलर लालटेन और एक और सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड इसमें एमसीक्यू हम लोगों ने कवर किया था। वहां पे दो सोलर अलग अलग था। तो ये स्पेसिफिकेशन होता है। अगर सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड पूछा जाएगा कि इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, तो तेलंगाना में सेटअप किया जा रहा है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे ओपन किया गया है? तो श्रीनगर में ओपन किया गया। रिसेंटली एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ओपन इन श्रीनगर, comprising of 15 lakh flowers of more than 64 varieties located at the foothills of the जबरवान रेंज इन श्रीनगर। तो बस आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, तो श्रीनगर में। एमओयू साइन किया गया इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ऑन पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट। जिस सारे एमओयू को अभी होल्ड पे डाल दिया गया है, ये इंडिया और अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी एमओयू था। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सिविल सर्विसेज कमीशन, जो अफगानिस्तान का होता है, इनके बीच में एक एमओयू साइन किया गया था। एमओयू विल स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन आईएआरसीएससी एंड यूपीएससी। इस तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, एमओयू इज साइंड बिटवीन आईएआरसीएससी एंड यूपीएससी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएआरसीएससी? आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया एंड इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सिविल सर्विसेज कमीशन अफगानिस्तान। It will facilitate sharing of experience and expertise of both the parties in the area of recruitment. यूपीएससी सबसे बड़ा रिक्रूटिंग बॉडी है, तो वहां पे एक्सपर्टीज आपस में एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस कारण से ये एमओयू साइन किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी अवार्ड्स डिजिटल डिग्री टू स्टूडेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिजिटल डिग्री स्टूडेंट्स को अवार्ड किया है। वहां पे कॉन्वोकेशन होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और काफी अच्छा कॉन्वोकेशन होता था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये सब चीज क्या हुआ है, तो अब डिजिटली चलता आ रहा है। तो रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू अवार्ड डिजिटल डिग्री टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द 97th एनुअल कॉन्वोकेशन। यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर लॉन्च अब सुगम्य भारत ऐप। अब सुगम्य से आपको अगर कुछ भी हिंदी वर्ड पता होगा ना, तो यू नो कि समथिंग रिलेटेड टू डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी पता होगा कि सुगम भारत ऐप क्या, अगर इतना भी पता है डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ है, तो एग्जाम में आप टिक कर सकते हैं। यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है? तो सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है एंड हैंडबुक एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। इसका एम क्या था? टू मेक अ बैरियर फ्री एंड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर दिव्यांग पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑल ओवर इंडिया। तो सुगम भारत ऐप ये इजीली वो जो हैंडबुक्स होता है उसको वो एक्सेस कर सके, फोटो डाइजेस्ट को वो एक्सेस कर सके।
PM address webinar on production linked incentive schemes. Recently, the Prime Minister of India has virtually addressed webinar on production linked incentive schemes organized by Department for Promotion of Industry and International Trade and नीति आयोग. तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड और नीति आयोग के द्वारा एक वर्चुअल एड्रेस किया गया था, जिसको पीएम ने किया था. जो वेबिनार किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था DPIIT और नीति आयोग ने. किस चीज पे वेबिनार था? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पे वेबिनार था. यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. ये काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके का जो होता है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऐसा कुछ, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस न्यूज को कहीं पे नोट डाउन करिए कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को डिक्लेयर किया है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ऐसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर द ईयर 2021, 22, 23, 2020. तो आप 23 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो. और ये कितना स्कीम्स में लगाया गया था, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है. गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हाई लेवल नेशनल कमिटी टू कॉमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस. अब 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस का नारा क्या था? आजादी का अमृत महोत्सव. तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू commemorate 75 years of India's independence in 2022 as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Recently, the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has virtually addressed the first ever conference of women Indian Forest Service officers and women frontline personnel. तो इनको एड्रेस किया गया है. किनको एड्रेस किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, जो भी IFS होता है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स जो होते हैं, तो उसमें जो वुमेन है उनको और वुमेन फ्रंटलाइन पर्सनल उनको यहाँ पे एड्रेस किया गया है. एंड ही हैज आल्सो रिलीज्ड एन ई-बुक टाइटल्ड द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड. मतलब जंगल में भी जाके वहां पे लेडी उस तरीके से, वो दो सी इज एन ऑफिसर, सी गेट्स ऑल द प्रोटेक्शन एंड ऑल, बट वहां पे स्टिल उस प्लेस पे जाके अपने सर्विस को डिस्चार्ज करना, ये काफी मतलब लेडी के लिए काफी प्राइड वाली, नेशन के बहुत बड़ी प्राइड वाली चीज है कि हमारे यहाँ लेडी इतना आगे बढ़ रही है. तो उसी से रिलेटेड इस बुक को रिलीज किया गया था, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया. कितना प्यारा टाइटल है ना, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए है. A nation's pride, a compilation of case studies and experience by the women IFS officers. तो इसमें द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया में क्या बताया गया है? तो वहां पे वो लोग जिस चीज को एक्सपीरियंस किए हैं ना, और जिस चीज पे वो लोग स्टडी किए हैं, जो IFS ऑफिसर्स हैं, तो उस चीज से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया. द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड बुक का नाम है. तो इस तरीके से ना पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे. Union Health Minister addresses inaugural session of Tech Bharat 2021. Tech Bharat 2021. Recently, the Union Minister for Health and Family Welfare has organized the inauguration. क्वेश्चन कैसा आएगा ना, MCQ आप कवर करेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आएगा. मैं अभी आपको बहुत सारे MCQ दूंगा, ठीक है? आज से स्टार्ट कर दूंगा MCQ देना. अभी न्यूज कवर करिए, न्यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैसा आएगा. Union Health Minister addresses inaugural session of Tech Bharat 2021. Recently, the Union Minister for Health and Family Welfare has organized the inaugural session of Tech Bharat 21, जिसका second edition अभी organize किया गया था. The e-conclave bringing together stakeholders from health tech and edutech. तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो टेक भारत 2021 जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें किस किस स्टेक होल्डर्स को साथ में लाया गया था? तो जो हेल्थ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था और जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, दोनों स्टेक होल्डर्स को साथ में ब्रिंग किया गया था. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेक भारत 2021. ठीक है. DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम सपोर्ट्स वुमेन टू एडवांस कैरियर्स इन स्टेम फील्ड. अब आपसे सीधा यही पूछा जाएगा ना कि अभी स्टेम फील्ड वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज. तो स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? तो S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स. तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे एफर्ट्स ले रहे हैं जहाँ पे वुमेन को प्रमोट किया जाए कि वो अपना जो करियर है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड में भी लेके आए. उस चीज का एफर्ट्स खुद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस चीज का एफर्ट्स ले रहा है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा वुमेन को इस चीज का प्रमोशन किया जाए कि आप इस फील्ड्स में आए. क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग में लड़कियां कम आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर्स लड़कियां ज्यादा होती हैं. तो इस फील्ड में भी उनको लाने का बात किया जा रहा है. एम, तो ये स्टेम जो है ना, स्टेम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. स्टेम में आपको एक जो MCQ होगा ना, हो सकता है कि आपको बायोलॉजी पे दे दे,
तो जस्ट रिकॉल की इस टाइम हमने क्या पढ़ा था और किसने इसको अनाउंस किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, AIM Atal Innovation Missions partner with MathWorks to strengthen deep tech startup ecosystem of India. तो Atal Innovation Mission, Niti Aayog has recently partnered with MathWorks to strengthen the deep tech startup ecosystem of India. इसका एम क्या था? To foster innovation and accelerate product development at these early stage companies. तो AIM का फुल फॉर्म क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन जनरली ये नीति आयोग के अंदर आता है और इसने अभी मैथ वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप साइन किया गया है ताकि डीप टेक्नोलॉजी इनिशियल लेवल पे भी जो स्टार्टअप जो इकोसिस्टम जो चल रहा है ना, वहां पे डीप टेक्नोलॉजी को पहले ही इनिशियल लेवल पे ही सेटअप किया जाए। इस कारण से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3rd of March। इस बार का थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। थीम काफी इंपॉर्टेंट होता है, थीम हर का याद करना चाहिए जितना मैक्सिमम आप थीम याद कर सके। थीम इस बार का क्या था? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अब जैसे आपको वाइल्ड लाइफ से कुछ भी याद आएगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड याद आएगा, तो आपको वो बुक का नाम याद आना चाहिए, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया। बुक का नाम जरूर याद आना चाहिए। World Hearing Day is celebrated every year on 3rd March. Theme of the day for year 2021: Hearing Care for All, Screen, Rehabilitate and Communicate. वर्ल्ड हियरिंग डे हर साल का मनाया जाता है, 3rd मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट एंड कम्युनिकेट।